व्यक्तीच्या मनात आपल्यासाठी काय असते ते आपल्याला काहीच कळत नाही. आपण फक्त त्याच्या हातातील बाहुले आहोत. तो जसं चालवतो तसं आपण चालायचं असतं. शिरसगाव तालुका कोपरगाव येथील हाजी गफूर शेख आणि हुर्मत बी गफूर शेख यांची परिस्थिती अत्यंत हालाकीची होती. अत्यंत पडक्या मोडक्या घरामध्ये राहून त्यांच्या आई वडिलांनी त्यांचा सांभाळ केला. 5 मुलं आणि 3 मुली असा मोठा परिवार. घरी केवळ थोडीच जमीन होती. हाजी गफूर शेख 1952 साली वैजापूर येथे कामाच्या शोधात आले. त्यावेळी ते पारशी लोकांना जेवण बनवण्याचं काम करू लागले आणि हुर्मत बिडी बनवण्याचं काम करत होत्या. वैजापूरला आल्यानंतर सन 1958 साली अकील शेठ यांचा जन्म झाला. त्यावेळची त्यांची कौटुंबिक परिस्थिती हालाकीचीच होती. मोठा परिवार असल्याने सर्वांना जे हाताला लागेल ते काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करावा लागत होता. त्यात अकील शेठ हे सर्वात लहान होते. अकील शेठ यांचे शालेय शिक्षण कमवा आणि शिका अशा पद्धतीने झाले. शालेय शिक्षण घेत असतानाच त्यांनी वैजापूरमध्ये पायी फिरून पापड विक्रीचा व्यवसाय सुरू केला. पापड विक्री करताना पापडाची झोळी खांद्यावर घेऊन ते दारोदारी फिरले. त्या झोळीच्या वजनाने जखमा होत होत्या. त्याचे व्रण अजूनही त्यांच्या खांद्यावर दिसतात. पापड़ हमारी माँ ने बना के दी, जवानी के उसकी वजह से रेले आते थे और वजह से काला काला बना जाने का. वो तक मैंने काम किया, गाड़ी घर बेचने का, फिर स्कूल को जाने का. सुबह में नहीं गए, फिर गए तो पुराना डब्बा मिलेगा और जल्दी गए तो नया डब्बा मिलता था. इसके लिए 5 बजे उठ के जाना पड़ता. काही काळ हे काम केल्यानंतर त्यांच्या आयुष्याचे उदरनिर्वाहाचे हेच साधन बनले होते. एवढे करूनही त्यांच्या कुटुंबावर अनेकदा उपासमारीची वेळ येत असे. मग पुढे त्यांनी केळीच्या कोठ्यावर काम केलं. केळीच्या कोठ्यावर काम करताना आपणही मोठं व्यावसायिक व्हावं हे स्वप्न त्यांनी पाहिलं आणि ते स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या कष्टाला जिद्द आणि प्रामाणिकपणाची जोड दिली. हे सर्व करत असताना त्यांनी आपले छंदही जोपासले. क्रिकेट आणि व्हॉलीबॉल या खेळात महाराष्ट्र संघाचं सन 1983 साली जालंधर पंजाब येथे झालेल्या स्पर्धेत प्रतिनिधित्वही केलं. पुढे त्यांनी काही पैसे बचत म्हणून गाठीशी ठेवले. या बचतीमधूनच त्यांनी छोट्या प्रमाणात द्राक्षांच्या बागेची खोती घेण्यास सुरुवात केली. अशातच 17 एप्रिल 1982 साली नौशाद बानो यांच्याशी अकील शेठ यांचा विवाह झाला. नौशाद बानो लक्ष्मीच्या पावलांनी अकील शेठ यांच्या घरात आल्या. सुखदुःखामध्ये अडचणीच्या काळात त्या खंबीरपणे अकील शेठ यांच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या. 1 मुलगा आणि 3 मुली असा त्यांच्या परिवाराचा विस्तार झाला. त्यानंतर काही काळात लोकांशी संपर्क वाढला. त्यावेळी खोती घेण्याचा हा व्यवसाय चांगला चालू लागला. जरी ते लहानशी खोती घेण्याचे काम करत होते तरी अकील शेठ यांनी ग्राहकांना समाधानकारक सेवा देण्यास सुरुवात केली. त्यांनी नेहमी हाच प्रयत्न केला की त्यांचे ग्राहक कधीही काही तक्रार घेऊन येणार नाहीत. पुढे त्यांनी वैजापूर येथे कांदा आडत सुरू केली. स्वतः वाचवलेल्या पैशामध्ये शेती विकत घेतली आणि त्यात फळबाग लागवड करून ते एक उत्तम शेतकरीही झाले. हळूहळू त्यांची कीर्ती पूर्ण वैजापूर आणि कोपरगाव तालुक्यात पसरली. मग त्यांनी मोठ्या प्रमाणात खोती घेण्याचं काम सुरू केलं. त्या काळी संपूर्ण कोपरगाव तालुक्यातील बागांची खोती अकील शेठ यांनी एकट्याने घेतली होती. गोल्डन फ्रूट कंपनी चालू करा. गोल्डन फ्रूट के अंदर एक अलग दुकान चला है. गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी काम करा. शेतकरी के लिए मैं अल्लाह जानता सुख में मेरा शेतकरी कभी आ गया तो मेरे को 100 रुपये बढ़ा दो तो बढ़ा देता, 50 रुपये बढ़ा दो. मेरे शेतकरी कभी ना. सोबतच त्यांनी सॉमिल देखील सुरू केली व ती आजपर्यंत मोठ्या दिमाखात सुरू आहे. गोल्डन या नावाने अनेक उद्योग व्यवसाय सुरू करून बेरोजगार तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे काम त्यांनी केले. पुढे स्वर्गीय R.M. वाणी साहेब यांच्यासोबत राजकारणाचा श्रीगणेशा केला. सर्वप्रथम त्यांनी नगर परिषद निवडणूक लढवली आणि ते विजयी झाले. दुसऱ्या पंचवार्षिकला पुन्हा आपलं नशीब आजमावलं. त्यातही ते विजयी झाले आणि उपनगराध्यक्ष बनण्याचा मान त्यांना मिळाला. पुढे वैजापूर मर्चंट बँकेचे संचालक, अंदरसूल नागरी सहकारी बँकेचे संचालक पद त्यांनी भूषवलं. हे केवळ स्वप्नवत वाटण्यासारखंच आहे. जेव्हा एक माणूस केवळ प्रामाणिकपणे मिळालेल्या संधी घेत या स्तरावर जाऊन पोहोचतो, कष्ट करण्याची तयारी आणि कमाईचा साधेपणा त्यांच्यात आहे. हे सर्व यश त्यांच्या आई वडिलांनी याची देही याची डोळा बघितलं. सर्व काही सुरळीत सुरू असतानाच मध्येच त्यांच्या आई वडिलांचं संपूर्ण कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर
पुढे राजकीय, सामाजिक, आध्यात्मिक वाटचाल करण्यासाठी अखिल शेठ यांचे मोठे बंधू गणेश शेठ यांचं पाठबळ आणि मोलाचं मार्गदर्शन लाभलं. राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर त्याला सामाजिक कामाची जोड त्यांनी दिली. सामुदायिक विवाह सोहळे आयोजित करून आणि गोरगरीब कुटुंबातील तरुण तरुणींचे लग्न त्यांनी खर्चाने लावून दिलं. पुणे क्रीडा स्पर्धांचं आयोजन केलं, मुशायरे भरवले. जागतिक महामारी कोविडच्या वेळी गोरगरीब लोकांचे हात त्यांना बघवले नाही. त्यांनी त्या कुटुंबियांसाठी कुठलाही गाजावाजा न करता जीवनावश्यक वस्तूचे वाटपही केले. अखिल शेठ यांचा सर्व पक्ष नेत्यांसोबत पूर्ण संबंध आहे. 5 वेळा नगरसेवक, 1 वेळा उपनगराध्यक्षपद त्यांनी भूषवलं. 2019 साली अपक्ष विधानसभा निवडणूक लढवून तब्बल 23,000 मतं त्यांनी मिळवली. माजी खासदार चंद्रकांतजी खैरे साहेबांनी कधीही जातीपातीचा विचार केला नाही. अखिल शेठ मुस्लिम समाजाचे असूनही ते नेहमीच त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले. महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री आदरणीय सत्तार साहेबांनीही अखिल शेठ यांच्यावर मोठ्या भावाप्रमाणे मदत केली. अखिल शेठ यांनी साथ घातली आणि सत्तार साहेबांनी प्रतिसाद दिला नहीं असे कधीच झाले नाही. जीवन से तो जब भी गया तो मेरे इनकार नहीं करे, क्योंकि मेरी नीयत बहुत साफ थी. मैंने बोला मेरे क्या साहब ऐसा करने का, ठीक है हो जाए, साहब वैसे करने का, ठीक है. कारोबार मेरे संजीती परिवार ने बहुत मदद करा. जीवन सेठ संचेती, बाळू शेठ संचेती आणि संपूर्ण संचेती परिवार हा नेहमीच माझ्या पाठीशी आहे. त्यांच्या पाठबळामुळेच आज मी इथपर्यंत पोहोचलो आहे असं अखिल शेठ म्हणतात. सर्वधर्मीय धार्मिक कार्यात अखिल शेठ नेहमीच अग्रेसर राहिले आहेत. मध्यंतरी कोविड सारख्या आजाराने त्यांना गाठलं. त्यावेळी त्यांची तब्येत खूप खराब झाली होती, परंतु त्यांनी केलेल्या पुण्यकर्म आणि सामाजिक कामामुळे ते आज आपल्या समोर ठणठणीत आहेत अशी त्यांची भावना आहे. स्वर्गीय माजी आमदार आर्यन वाणी साहेब हे अखिल शेठ यांचे राजकीय गुरु होते. साहेब आमदार झाल्यानंतर साहेबांच्या मार्गदर्शनाने खंडाळा येथे गोल्डन स्टोन क्रेशर सुरू केलं आणि त्यात चांगला जम बसवला आणि टप्प्याटप्प्याने या व्यवसायामध्ये प्रगती केली. अखिल शेठ यांनी साहेबांपुढे स्टोन क्रेशर सुरू करण्याची इच्छा व्यक्त केली तेव्हा साहेबांनी एका क्षणाचाही विचार न करता तू व्यवसाय सुरू कर, तुला कुठलीही अडचण आली तर मी आहे असं सांगितलं. त्यांचा मुलगा शेख रियाज शेख अकील हा वडिलांचा व्यवसाय आधुनिक पद्धतीने अगदी व्यवस्थित सांभाळत आहे. वाळूची टंचाई लक्षात घेता वाळूचा प्लांट त्यांनी सुरू केला आणि पुढे गोल्डन स्पन अँड इन्फ्रा प्रोडक्ट्स LLP कारखाना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. जब डालने का प्लान बना है तो ये जमीन पहले ले ली थी हमने. मेरा बच्चा है वो भांजा और भतीजा, ऐसे कोई मेरे को दूसरी काम करने की आदत है. ये भी लाइन से लगना, बच्चा भी लाइन से लगना, सब उसी तरह करके सब मिलके फैक्ट्री डालती है. आज त्यांचं स्वप्न सत्यात उतरताना आपण सर्वजण पाहत आहोत. इंदापूर जिल्हा बारामती येथे 6 स्टोन क्रेशर सुरू केले. गोल्डन स्पन अँड इन्फ्रा प्रोडक्ट्स LLP कारखाना सय्यद जमील सय्यद जलील शेख रियाज शेख अकील उर्फ गब्बू शेठ नगरसेवक वैजापूर आणि अल्तमश हरून शेख यांना मार्गदर्शन करून आज या उद्योगाचे संचालक बनवले. आज त्यांच्या या नवीन उद्योगाचा शुभारंभ आपल्या सर्वांच्या साक्षीने होत आहे. त्यास आपल्या सर्वांच्या वतीने मनपूर्वक शुभेच्छा. अनेक अनेक धन्यवाद. या सुंदर अशी अखिल शेठ यांची संघर्ष यात्रा या डॉक्युमेंटरीसाठी विशेष सहकारी श्री बाळासाहेब संचेती वैजापूर, तसेच एडिटिंग श्री प्रशांत कदम लोणी, कदम व्हिडिओ विजन, शब्दरत्ना अमोल निकम लोणी, संकल्पना प्रशांत पाटील सदाफळ यांचा धन्यवाद. आणि यानंतर दिया दोस्तों जिस घड़ी का आप काफी देर से बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इंतजार की घड़ियां खत्म होती आप सुनना चाहेंगे. जी हाँ, वैसे तो आप सब बहुत ही देर से इंतजार कर रहे हैं. नामदार अब्दुल सत्तार साहब और साथ ही खासदार इम्तियाज जलील साहब, इन दोनों में से मेरे ख्याल से पहले मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा, जी हाँ, लोकप्रिय खासदार लोकसभा सदस्य औरंगाबाद जनाब इम्तियाज जलील साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां. Golden Span and Infrastructure Products
LLP के आज इस शुभारंभ के मौके के ऊपर सबसे पहले तो मैं हाजी अकील सेठ साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मौजूद कार्यक्रम के उद्घाटक जैसे लोग ये कहकर तारुफ करवा रहे हैं कि वो महाराष्ट्र के मसूल राज्य मंत्री हैं। मेरी नज़र के अंदर मैं सत्तार भाई को मंत्री से ज़्यादा महाराष्ट्र का किंग मेकर मानता हूँ। महाराष्ट्र में शायद ही कोई एक ऐसा नेता होगा जो जिसे बनाना चाहे बना सकता है और जिसे डुबाना चाहे एक झटके में डुबा सकता है। वो सत्तार भाई है। इस कार्यक्रम में मौजूद जिनके बारे में ये बताया गया है कि यहाँ पर उनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, हमारे जीवन लाल जी, बंसीलाल जी, संचेती साहब। कार्यक्रम पत्रिका के ऊपर जिसका नाम था जो आए नहीं और जिन्हें मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी मेरी, शिवसेना नेते तथे माजी खासदार चंद्रकांत खैरे साहब आए नहीं। आज के इस कार्यक्रम में ये जो कंपनी जिन्होंने शुरू की है अखिल सेठ साहब के साथ, जो डायरेक्टर मंडली है, सैयद जमील, सैयद जलील साहब, शेख रियाज साहब, अल्तमश हारून शेख, स्टेज पर मौजूद बहुत सारे नाम है। आमदार रमेश बोरनारे साहब यहाँ से चले गए थे, मेरे भाई नितिन पाटिल साहब, दिनेश भाई परदेसी जी, बाड़ा साहेब संचेती साहब, भाऊ साहेब पाटिल चिकड़गांवकर साहब, कमर भाई जिला परिषद के गलांडे साहब, यहाँ पर मौजूद वैजापुर और खंडाला के तमाम बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों। अखिल सेठ की ज़िंदगी के ऊपर अभी जो फिल्म दिखाई जा रही थी, यकीनन हम सब के लिए एक प्रेरणा है। एक इंसान इतनी मुश्किलात से गुजर कर इस मुकाम तक पहुंचता है, इस सफ़र के दौरान उन्हें किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, ये शायद एक 10 और 15 मिनट की फिल्म देखकर हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन वाकई में काबिल तारीफ बात है कि आज लोग रोज़गार की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमें रोज़गार मिले, और अखिल सेठ यहाँ पर ऐसे हैं जो ना जाने कितने लोगों को आज रोज़गार देने के काबिल हो चुके हैं। तो मुबारकबाद के हकदार है अखिल भाई आप, कि आपने शुरू कहाँ से किया था और ख़त्म कहाँ। हमारी दुआएं ये है कि इंशाअल्लाह आगे भी इसी तरह से आप तरक्की करते रहे। वैजापुर, खंडाला के नौजवानों को अगर रोज़गार चाहिए तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि हमें रोज़गार अगर कहीं मिल सकता है तो अखिल भाई के पास मिल सकता है। कुछ देर पहले दिनेश भाई परदेसी साहब बात कर रहे थे और उन्होंने एक रोड के लिए सत्तार भाई से कुछ मांगा। दिनेश भाई किससे मांग रहे हैं और कितना मांग रहे हैं ये सोचना चाहिए। सत्तार भाई से मांग रहे हैं। मैं जैसे किंग मेकर कहता हूँ, वो दिल खोलकर जितना बोलते हैं, दिल खोलकर उतना देते भी है। और मुझे यकीन है, आप लोगों से मेरी इतनी विनती है कि जैसा आपको ये पता होगा कि 2 साल तक के लिए हमारे वजीर आजम पंत प्रधान जी ने मेरी निधि पूरी तरह से बंद कर दी थी कोविड के नाम के ऊपर। तो जो आप लोग मुझसे मांगना चाह रहे हैं, ये मेरे ही चुनावी क्षेत्र का हिस्सा है, जो मुझसे मांगना चाह रहे हैं वो भी आज आप मांग लीजिएगा। लेकिन मैं ना देते हुए मेरे बड़े भाई अब्दुल सत्तार साहब उसकी भी घोषणा कर डालेंगे। तो आप लोग कोई कंजूसी मत करिएगा, जितना मांग सकते हैं उतना मांगिएगा। और मुझे यकीन है कि सत्तार भाई आपको बिल्कुल कतई नाराज नहीं करेंगे। ये बात सही है कि आज इस मुल्क के अंदर जो हालात है, भाऊ साहब जिनके साथ मैं 5 साल आमदार रहा हूं, भाऊ साहब ने यह बताया है कि वैजापुर की यह तहजीब है, वैजापुर की यह संस्कृति है कि यहाँ पर सभी जात, धर्म और मजहब के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। भाऊ साहब
2019 के बाद अब सिर्फ वैजापुर नहीं, पूरे औरंगाबाद जिले की ये संस्कृति बन चुकी है कि हम तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जात धर्म के लोग हैं, हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं। और यकीनन आज ये वक्त की जरूरत है। आज ये हमारी खुशनसीबी समझिएगा। नारा तो उन्होंने लगाए थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे देश के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन जिस दिन सत्तार भाई मंत्री बन गए यहां पर, तो मैंने कहा औरंगाबाद जिले के तो अच्छे दिन आ गए हैं। और एक अच्छी बात यह है कि मैं जब ये कहता हूं कि सत्तार भाई किसे बनाना चाहे तो यूं बना सकते हैं। मैं अगर लोकसभा में आज अगर गया हूं तो भले ही आज वो शिवसेना के अंदर है, लेकिन मुझे वहां भेजने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और ये मैं बार बार बोलते रहता हूं, और जितनी बार बोलता हूं तो उनको उतनी ही तकलीफ होती है जिन्हें आप बुलाए हैं आज के। लेकिन सच्चाई है, आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन मेरी तमाम शुभकामनाएं अखिल भाई आपके साथ है, और मैं दुआ करूंगा कि इंशाल्लाह आपने जो ये काम की शुरुआत की है, अल्लाह उसमें बरकत अदा करे और आप इसी तरह से तरक्की करते रहे। मैं आज बहुत सारे औरंगाबाद के अंदर कार्यक्रम है और मुझे भी सत्तार भाई को सुनना है, इसलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही प्यारे अंदाज में खासदार इम्तियाज जलील साहब ने अपने शुभेच्छा पर यहाँ पर विचार व्यक्त किए। इसके बाद आ चुके जोरदार तालियां। जी हाँ, महाराष्ट्र के राजकारण के किंग मेकर, महसूल राज्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य नामदार अब्दुल जी सत्तार साहब, जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। क्या बात है। अखिल सेठी एक गोल्डन है, उन्होंने दूसरे गोल्डन कंपनी की शुरुआत की, एक गोल्डन ने, और अभी इम्तियाज जलील साहब जो हमारे खासदार हैं इस जिले के राजकारण में, समाजकारण में, जितना वक्त उन्होंने, बोलते ना, कम ओवर में ज्यादा रन काटना, एमएलए का चुनाव की घोषणा हुई, ऐलान हुआ और इम्तियाज जलील साहब का नाम आया। पहले स्ट्रोक में 4 छक्के मार के एमएलए बन गए। उसके बाद खासदारकी का इलेक्शन आया, वहां भी खासदार बन गए। तो ऐसे अखिल सेठी एक कोई लकी नहीं है। जैसा अखिल सेठ ने तरक्की की है बहुत संघर्ष करके, लेकिन इम्तियाज जलील साहब को अल्लाह ताला के रहमो करम से दोनों भी जो पद मिले हैं वो, और उनके माध्यम से उन्होंने कहीं लोकसभा के बीच में भी हमारी आवाज, वो कौन से पार्टी के, इनसे ज्यादा जब हमारी कोई बात लोकसभा में रखता है तो उसकी हमको बहुत, महाराष्ट्र का और हमारे जिले का खासदार एमपी, वहाँ जो मराठवाड़ा जैसे किसानों की आत्महत्या के बारे में मैंने उनका सुना हूँ, मेडिकल के बारे में मैंने सुना, जो बात जब भी करते हैं तो उसके अंदर उनका एक अलग अंदाज रहता है, क्योंकि अपनों को सीखना पड़ा। ये सीखे हुए थे राजकारण। एक पेपर के संपादक, और वो भी लोकमत टाइम्स, मतलब इंग्लिश पेपर के। हमको तो इंग्लिश भी पूरी नहीं आती, लेकिन सही बता रहा मैं, उस वक्त मुझे अच्छी तरह मैं पहचान। उसके बाद में एनडीटीवी, इसके माध्यम से जो उन्होंने काम किया उसका फायदा यहाँ के तमाम हमारे जो राजकारणी हैं उनको भी मिला। बहुत साहब तात्या ने उनके बाजू बैठ के 5 साल, दोनों एक डिस्ट्रिक्ट के अपने अपनी अंदाज में, तात्या जब बात करते हैं तो कभी शायर लगते हैं, कभी जब बात करते हैं तो एक आध्यात्मिक
महाराष्ट्र तो नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र से ज्यादा धार्मिक अभ्यास और जो शब्द रचना एक पुढ़ारी को, एक राजकारणी को जो अपेक्षित रहता है, जो सामने का क्राउड कैसा है, उस हिसाब से भाऊ साहब तात्या ने हमको सारी चीज यहाँ बताने की कोशिश की। बोलनारे सर को उनके घर पे प्रोग्राम होने की वजह से वो जल्दी चले गए। 40 गांव में उनके एक रिश्तेदार के वहां शादी थी। जीवनलाल जी संचेती, इनका जीवन भी एक अजूबा है कि वैजापुर से निकल के महाराष्ट्र के एक अच्छे उद्योगपति, एक अच्छे व्यापारी बोल के उनका यहाँ के राजकारण से, यहाँ के समाजकारण से, यहाँ के लोगों को न्याय और इंसाफ देने के लिए मदद करना, कोई नया बिजनेस में आता है उसको सपोर्ट करना, ये काम जीवन सेठ के माध्यम से जो हुआ। इसलिए अखिल सेठ ने उनकी फैमिली के बारे में जो बताया वो यकीनन तारीफ के काबिल है। हमारे सबके नेता भाऊ साहब काका ठोमरे साहब यहाँ मौजूद हैं, गलांडे पाटिल यहाँ हैं, नितिन पाटिल साहब हैं, डॉक्टर दिनेश जी परदेसी। हम सब देश में पहुंच गए, वो अकेले परदेश में रह गए। हमारा एक साथी से हम सब एक साथ राजकारण की शुरुआत की है। कोई किधर गया, कोई आगे बढ़ा, कोई आमदार बना, कोई खासदार बना, कोई मंत्री बना, लेकिन डॉक्टर नगर अध्यक्ष से भी ज्यादा नगर अध्यक्ष के पति है। एक पद उनके पास सिलक है, सही ना? तो अखिल सेठ के काफी उनके संबंध राजकारण से लेके, समाजकारण से लेके, एक दूसरे के सुख दुख में, एक दूसरे के राजकारण में हो या कोई व्यवहार, व्यवसाय, व्यापार में हो, वहां भी जोड़ने का काम डॉक्टर दिनेश जी करते हैं। बाळासाहेब संचेती, राम हरी बापू, अर्जुन पाटिल गाड़े, हमारे नंद कुमार जी सहारे, सुल्तान जी पार्टी, राजू सेठ राजपूत, रऊफ जी बागवान, सतीश जी ताटे, कयूम सेठ, हाजी शेख अयूब, यहिया मौलाना साहब, प्रमोद जगताप जी, एडवोकेट कमर साहब, खाजा सेठ, प्रशांत जी सदाफड़े, जावेद भाई, माजी नगर कन्नड़, महाराजी मिसाड़, अमीन सेठ, इतने लोग आए यहाँ, कितने नगर सेवक, सभी काउंसिल के, कोई जिला परिषद सदस्य है, कोई पंचायत समिति है। अखिल सेठ की दोस्ती ही ऐसी है। अखिल सेठ ने जितने महाराष्ट्र के तमाम जिलों में जहां जहां भी कहीं शादी हुई, मौत हुई, सुख दुख हुआ, वहां अखिल सेठ सबसे पहले हाजिर रहते हैं। वो कोई भी जात का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी धर्म का हो, ये सारी चीजें अगर अखिल सेठ का पूरा बचपने से लेके तो आज तक एक छोटी सी फिल्म बनाई गई, लेकिन वो फिल्म इतनी आसान नहीं है। और जब कोई यहाँ तक पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसके अंदर सबसे पहला रिमोट कंट्रोल ऊपर से ही बटन दबाया जाता है। थोड़े थोड़े हमारा खजूर का हिस्सा जरूर है सबका, मेरा होगा, सेठ का होगा, काका का होगा, दिनेश का होगा, सभी राजू सेठ का होगा, सदा इतने लोगों का अजीत सेठ के, अखिल सेठ के संग संबंध है। उनका बच्चा रियाज, मतलब रियाज का नाम, उसका नाम अलग है लेकिन उसको गप्पू बोल के पहचानते हैं। ज्यादा लाड़ का होगा इसलिए गप्पू सेठ उसका नाम अखिल सेठ ने रखे होंगे कि मैं तो परेशान था लेकिन मेरा लड़का डायरेक्ट सेठ बोल के आए। और अखिल सेठ का लड़का एकदम मीठी बात करता है, मारवाड़ी, सिंधी, गुजराती, कच्ची, इनका जैसा व्यवहार रहता है, मुंह में चॉकलेट और सर पे बर्फ का खड़ा, तो उतना अच्छा काम उनके और दो अल्तमश और जमील,
सैयद जमील, शेख रियाज और अल्तमश तीनों पार्टनरों ने आज ये व्यवहार शुरू किया। ये व्यवहार में मैंने देखा पाइप की क्वालिटी इतनी अच्छी है। सुल्तान पार्टी जैसा तुम नली में से गुदा निकालते वैसा ही मलाईदार, इतना अच्छा सीमेंट, इतनी अच्छी रेती, इतनी अच्छी घड़ी, और जो पाइप बनाने के बाद में एक दिन में इतने इतने पाइप बनेंगे, कोई 600 के बनेंगे, 1200 से 1600 तक बनेंगे। लेकिन ये खरीदने का काम भी नितिन पाटिल साहब अपनों को जिला परिषद के टेंडर में ये भी मेंशन करना होगा कि अकील सेठ का ही माल लो। अगर इसलिए लोगे अपने हाथ से उद्घाटन हुआ, अपने हाथ से शुरुआत हुई, अगर नहीं चला तो जलील साहब ने जो बताया कि किंग मेकर है, अगर एक पाइप की फैक्ट्री नहीं चली तो फिर उसके बारे में भी लोग अगली बारी को उद्घाटन को मत बुला। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी गवर्नमेंट के जितने काम लिया जाएंगे वो अच्छी क्वालिटी का। आज तक जो भी सेठ ने व्यवहार किए वो सारे व्यवहार, सारे व्यापार, सारा बिजनेस, सारे लोगों से भाईचारा, हर जात का, हर कौम का, हर धर्म के आदमी से इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत के साथ अकील सेठ का संबंध और व्यवहार है कि मैं बता नहीं सकता। तात्या ने इतने अच्छे शब्दों में उनके बारे में बताया। मुझे भी एक आदमी ने पीछे से लिख के दिया कि तात्या के जैसे आप भी कुछ बोलो। तो मैं बोला जरूर कोशिश करूंगा। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपने परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। मतलब सेठ ने दूसरे की परेशानी जैसा बताया उन्होंने कि शादी हो, मौत हो, सुख हो, दुख हो, कहीं बीमार हो, कहीं किसी को कोई जरूरतमंद हो, वहां अकील सेठ अपने तरफ से हर चीज से मदद करने की कोशिश करते। अल्लाह ताला ने उनको दिया है, वो लोगों को दे रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि हमने कोरोना के संकट में देखे कई हमारे भाई, कई हमारे साथी, कई हमारे दोस्त अलग अलग समाज के अंदर, कोई भी धर्म का, कोई भी जात का होगा, वो कोरोना के संकट में कैसे हमारे बीच में से गए इसका कोई अंदाजा नहीं है। कई लोगों को तो किसी अंतविधि में जाने का चांस नहीं मिला, किसी को कब्रिस्तान में जाके उनको दफनाने के लिए भी वहां उनको आखिरी बार जो देखा जाता है उनके बाल बच्चे या जो भी रहेंगे उनको भी वो मौका नहीं मिला। ऐसा भी होता है। ये हमारी 100 साल के जिंदगी के जो लोग हैं जिनकी उम्र 75, 80, 100 थी, वो बोले हमारे टाइम पे ऐसी कोई बीमारी नहीं आई। लेकिन ये बीमारी इस वक्त क्यों आई, उसकी भी वजह है कि जब जब जो चीज अन्याय, अत्याचार, जुल्म बढ़ जाता है, जब ऐसी आंधी तूफान के जैसी बीमारियां, वे लोग बोलते हैं कयामत, तो कयामत का एक पार्ट था वो तो लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाने वाला है। लेकिन इसके पीछे भी अपनों को जो खजूर का हिस्सा सबों ने बांटे, किसके पास अनाज होगा, किसने उसको दवाखाने में जाने के लिए मदद किया होगा, किसी को बेड की गरज थी वहां उनको बेड दिया गया, किसी को ऑक्सीजन की गरज थी उनको ऑक्सीजन दिया गया, किसको वेंटिलेटर की गरज थी उनको वेंटिलेटर दिया गया, किसी को रेमडेसिविर की गरज थी उनको वो भी देने का काम महाराष्ट्र सरकार ने हो, केंद्र सरकार ने हो, या कहीं ऐसी जो पैसे वाले लोग थे इन्होंने अपनी तरफ से मदद भी भेजी, उनका नाम भी नहीं कहीं आया। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जो देने वाले, इन्होंने काफी किराना किट होगा, अनाज होगा, जरूरत की जो चीजें थी वो देने की कोशिश की। और ऐसे संकट में अकील सेठ ने जो काम किया, मैं जब भी अकील सेठ के हर प्रोग्राम में आता हूँ, शादी का होगा, व्यवहार का होगा, व्यापार का होगा, और कितने व्यापार किए उन्होंने, ये भी अनुभव कुछ कम नहीं है। मेरी सिर्फ एक इच्छा नहीं थी कि उन्होंने विधानसभा नहीं लड़ना चाहिए। मैंने जिंदगी में एक ही चीज बोला था सेठ को कि सेठ सब सत्तार नहीं बन सकते, सब इम्तियाज जलील नहीं बन सकते। कईयों सेठ उसके गवाह है और कई लोग हैं हमारे दोस्त। मेरा दिल था कि सेठ आपने इतनी मेहनत से पैसा कमाया, आपने राजकारण में, राजू सेठ राजपूत को मालूम, उनके दोस्त है सामने बैठे,
ये दोनों जिगरी दोस्त। कि आप चुनाव इसलिए मत लड़ो कि आपका बहुत मेहनत का पैसा है। आप इतना एक खदान के अंदर डब्बर फोड़ना, उससे खड़ी तैयार करना, उससे रेती तैयार करना, लोगों के बीच में बेचना इतना आसान नहीं है। हम राजकारणी, जो कुछ राजकारणी ऐसे है कि उनको कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग आते भी है, पैसा देते भी है और खर्चा भी कर देते, चुन के भी ला लेते और कुछ कुछ बच भी जाता। मैंने किसी का नाम नहीं लिया इनका, तो ये कुदरत की बात, अल्लाह तरफ की बात है। वो दे भी देते, दिला भी देते, देने वाले का पता भी बताते। कौन देगा? देगा सही ना। मैं भी अखिल सेठ के जैसा एक छोटे परिवार से, छोटे से खानदान से, छोटे से एक घर से निकला। मेरे घर में भी कोई राजकारणी नहीं था। इम्तियाज जलील साहब ये पहले से खानदानी पढ़े लिखे हैं। हमको तो कमाना भी, खाना भी, पढ़ना भी, मत भी लेना, मत भी दिलाना और फिर रास्ता भी बनाना। कभी कभी तो ऐसा था इम्तियाज जलील साहब कि मैं जब राजकारण में आया शुरुआत में, तो शुरुआत के राजकारण में मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा अगर कोई भाषण हुआ, हमारा कोई तकरीर हुई, तो वो तकरीर सुनने वाला भी कोई नहीं रहना। तो गाड़ी में 2 गाड़ियां भर के लोगों को लिया जाता था। ये हमारे बालू सेठ सच्ची जी गए, उनके छोटे भाई, बहुत प्यार है अखिल सेठ से, हेलीकॉप्टर से आया। देखो दोस्त, अंदाजा लगाओ आप कि अखिल सेठ की कितनी मोहब्बत उनसे होगी। मैं जो राजकारण के बारे में बता रहा था, मैं और अखिल सेठ हम दोनों भी, और इनके बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जलील साहब यकीनन उनके वालिद साहब, उनके दादाजी, वो खानदानी पढ़े लिखे खानदान से, एक अच्छा रिपोर्टेड खानदान उनका वहाँ का। हमारे निजाम, मुझे लगता है निजाम के संगात भी उस वक्त के निजाम और वो निजाम के इनकी फैमिली के रिलेशन बहुत थे। मुझे सुनील अपना कलेक्टर बोले मैंने इम्तियाज जलील साहब को मेरा ये वॉल कंपाउंड वो निजाम काल का, तो बोले वो हमारा ही है, तुम सिर्फ दुरुस्त कर रहे। बोले कलेक्टर ने जब मुझे बताया तो मैंने बोला यही सही बात है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन सरकार में रह के हमने क्या किया। जैसा खंडाले के लोगों ने बताया कि हमको एक रास्ता होना। मैं खंडाला ग्राम पंचायत में जब यहाँ आया तो वहां जाना जरूरी था। वहां जाने के बाद मैं, तात्या, हमारे दिनेश सिंह परदेसी, हम सभी गए वहां। एक वहां की हिंदू स्मशान भूमि की भी एक, मुझे लगता है सरपंच ने मेरे पास जो बताया कि हिंदू स्मशान भूमि, वहां जो एक मंदिर की जमीन है उसके बाजू में आज वो अंतविधि करते हैं, लेकिन उनके लिए जमीन होना, तो इसकी भी अभी सरपंच यहाँ है या नहीं मुझे मालूम नहीं। हाँ, तो इन्होंने जो बताया, मैं तुम्हारी मीटिंग 1 हफ्ते भर के अंदर लगाऊंगा और आपका स्मशान भूमि, आपका रास्ता और जो जो काम जलील साहब के अधूरे रह गए, मतलब उनको 3 साल से निधि ही नहीं मिला, क्या कर सकते। वही तो दिनेश परदेसी की पार्टी का नेता है, दिनेश ने ये बोलना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, दोस्ती तो हमारी कायम है यहाँ सबकी। पार्टियां अलग अलग है, सब हमारी अलग अलग, लोगों की निशानी अलग है, नेता अलग है, लेकिन हमारे सबके दिल अखिल सेठ से जुड़े हैं, सबके। कोई भी पार्टी में होगा, कोई भी जात का होगा, कोई भी धर्म का होगा, कोई भी कौम का होगा, कोई कैसा भी होगा, कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, कोई किसान होगा, कोई मजदूर होगा, ये सारे लोग अखिल सेठ से जो जुड़े हैं। तो ये खंडाला ग्राम पंचायत ने आपको इतनी मदद की। आज खाना भी पूरे गांव को है, लेकिन खाना अब 2 टाइम का खाना पड़ेगा लोगों को। सवेरे के खाने के हिसाब से आए थे, अब तो 2 टाइम का खाएंगे नहीं, 11 बजे के हिसाब से आए, अभी सिर्फ 3 बज गए। 4 बजे खासदार साहब को वहाँ स्मार्ट सिटी की मीटिंग है, उनको भी जाना है, उनके भी और कार्यक्रम है। मेरा तो आज और मुश्किल होगा था। एक तो यहाँ का प्रोग्राम दिया गया, उसमें हमारे आदित्य ठाकरे साहब का भी प्रोग्राम औरंगाबाद का आ गया,
और मैं बोला आज अगर कैंसर हुआ तो अखिल सेठ, अरे बाप, वो तो दिनेश के सर पे जो थोड़े बहुत बाल है वो भी राम हरि जैसे हो जाएंगे। सही ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी थी। मेरा नेता आने के बाद में मैंने उनसे परमिशन लिया, परवानगी लिया कि मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, अखिल सेठ, उनके प्रोग्राम के लिए जाना है। मेरा कोई हैदराबाद के जैसा रिमोट कंट्रोल नहीं है कि उसका आधा कनेक्शन इम्तियाज जलील साहब के हाथ में है। सही ना, ये महाराष्ट्र के स्टेट के प्रेसिडेंट है एमआईएम के, और उनका नेता हैदराबाद में है। मैं तो बताया आपको कि निजाम वहां है, सुबेदार यहाँ है, मेरा तो जो कुछ है सब मातोश्री है। तो लेकिन मतलब कितनी अड़चने आती है। इनको तारीख दी है, तारीख देने के बाद में मैं अड़चन में आ गया। पहले 27 तारीख देने के बाद में उसमें मेरे साले के लड़के की शादी मलकापुर में। अब देखो, कभी घर का भी रिमोट कंट्रोल कभी नहीं गए तो वो परेशानी, रात को खाना मिलेगा कि नहीं, दरवाजा खुलेगा कि नहीं, वो परेशानी हो जाएगी। मैंने इनको पटाया कि एक दिन पहले लो। फिर सारे मेहमानों को अखिल सेठ ने रिक्वेस्ट किए, गुजारिश की, 26 का 26 के दिन फिर हमारे युवा सेना के प्रमुख आए। मैंने उनसे परमिशन लेके यहाँ आया, क्योंकि अखिल सेठ एक बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। तुमने नाराजगी भी देखी होगी सेठ की, और सेठ के चेहरे पे नाराजगी दिख जाती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, वक्त का तकाजा भी है। आपको भी भूख लगी है, मुझे भी लगी है। सुल्तान पार्टी का, मेरे को सुल्तान पार्टी कोफ्ते बना के लाते थे वक्त 25 साल से, सही ना, लाए होंगे। मेरा खाने के बारे में, मैं बस खाने से मैं दिल से खाता हूँ। ये हमारे सदर बल्दिया खुलताबाद, इनका भी आखिरी मैंने वादा किया था खुलताबाद में, ऐसा ही जैसा यहाँ रोड का किया उसका, कि नहीं मैं तुम्हारे शहर को नई योजना मंजूर करके दूंगा। वो योजना मंजूर करने के पहले ही मैं उनकी पार्टी छोड़ दिया। ये आगे परेशानी में, अब हमारा क्या होगा? मैं बोला कुछ नहीं होगा, तुम्हारी पानी बरोड़ा योजना मंजूर होगी। और मीटिंग लिया, आखिरी मीटिंग काउंसिल की, वहां से प्रपोजल लेके गया और एकनाथ शिंदे साहब को रिक्वेस्ट किया, और 18 करोड़ रुपए की खुलताबाद की पानी पुरवठा योजना, वो भी अभी रिवाइज होगा, 21 हो गई। वो तो पहले ही इम्तियाज जलील साहब ने बोले कि ज्यादा पैसे लगेंगे। जैसा जैसा पॉपुलेशन बढ़ेगा, जैसा जैसा लोखंड का भाव बढ़ेगा, इनका सीमेंट के पाइप के भाव भी इतना आसान नहीं है। देखो कितने भाव अभी बढ़ गए। पहला रेट, हम पहले इम्तियाज जलील साहब, ये जो तीर्थ क्षेत्र नाम का एक हमारे पास ग्राम विकास का खाता है, उसको 30 लाख रुपए देते थे। वो 30 लाख रुपए में कुछ काम ही नहीं होता है। उसको मैंने यहाँ से गलंडे पाटिल जो है हमारे सभापति है, इन्होंने एक प्रपोजल भेजा, बरोबर ख्याल है आपको? इन्होंने प्रपोजल भेजा और बोला साहब वक्त बहुत कम है। मैं तुरंत गया, कैबिनेट के पास गया और 30 लाख के 60 लाख कर दिया। औरंगाबाद जिला परिषद ने कम से कम महाराष्ट्र के अंदर 7-8 कानून बदले हुए। जब भी जो प्रपोजल आया, जब बताया हमको कि यहाँ जिला परिषद में बिल्डिंग नहीं है, मैंने 50 करोड़ रुपए की बिल्डिंग जिला परिषद की मंजूर किया। उसका काम भी हमारे निसार भाई कॉन्ट्रैक्टर एकदम फास्ट चल रहा है। ये 1 साल के अंदर वो इतनी अच्छी बिल्डिंग बन जाएगी। यहाँ का कलेक्टर ऑफिस बनाना है, उसको 100 करोड़ रुपए देना है। ये दोनों खाते मेरे पास है, ग्राम विकास और महसूल। एक राज्य मंत्री के पास पहली बार हुआ ऐसा कि दोनों खातों के साथ, और 4 पर तुम्हारे काम की नहीं हो, वो मुंबई में बंद रहे। हाँ, मुंबई का है, वो हमारे लिए है। मतलब वो तुमको मालूम ही नहीं कहाँ है, कैसा बंदर बनता है, कहाँ से जाता है। आपको बंदर बोले तो तुम बोलेंगे जो खेतों में रहने वाला वही बंदर का है, उसका मंत्री सत्तार कैसा है, ये अलग अलग बंदर है। तो ये सारी चीजें बोलने के लिए बहुत है, मुझे बोलने की इच्छा भी है, लेकिन आपके चेहरे देख रहा हूं मैं, तो सबकी बैटरी डाउन हुई है। नहीं बोलना मैं समझ गया, कुछ लोग बोल रहे बोलो, लेकिन आखिर से बोले ना। मुझे जहां जहां बुलाया जाता मैं वहां पहले बंदोबस्त करके ही आता। तो खंडाले गांव का एक रोड
यहाँ की स्मशान भूमि और मुस्लिम समाज का एक माइनॉरिटी का प्रस्ताव, एक माइनॉरिटी का प्रपोजल है। ये तीनों नहीं माइनॉरिटी अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट की तरफ से मैंने बस क्यों, तो दोनों में से एक तो रोड डिक्लेयर करो क्या ड्रेनेज डिक्लेयर करो, ऐसा नहीं एक एक लो, दम दम से लो। पानी पुरवठा आपके पास कितना है, दर भाई आप पानी कितना देते हैं गांव में, एक आदमी के लिए, एक व्यक्ति के लिए कितना पानी देते हैं? नहीं सही बोला मैं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए आखिर से उसके लिए पानी एक को 65 लीटर लगता है, 65 लीटर लगता है। आपके पास पीने के पानी की योजना है क्या, वो भी मंजूर करना है? त्याला देता हे अंडरग्राउंड ड्रेनेज म्हणजे 30 आहे का, एक दरडोई तुम्हाला त्या ठिकाणी 65 लिटर पाणी, 60 लिटर पाणी तुम्ही द्यावं लागेल। आणि त्यासाठी तुम्हाला मी रिवाइज आमदार साहेबांशी मी बोलतो, बोरणारे सरांशी, आणि बोरणारे सर असेल, तात्या असेल, डॉक्टर दिनेश असेल, या तिघांशी बोलून मी तुमच्या त्या ठिकाणी अंडरग्राउंड ड्रेनेजचा परंतु रस्ता तुमचा आजच मंजूर करतो आणि भूमिपूजनालाही येतो। असं नाही, आता मार्चचा शेवटचा अंक आहे माहिती आहे ना, तर 3 दिवस 2च दिवस राहिलेले, या 2 दिवसाच्या आत तुमच्या रस्त्याला लागणारा निधी त्याची ऑर्डर माझ्याकडे तुमच्या ग्रामसेवकाला बोलून तात्काळ प्रस्ताव पाठवा जुन्या तारखेत। तुम्हारे खत में हमारा सलाम हो गया तो ये 31 तक कुछ भी होता है। खासदार साहब भी यहाँ है, उनकी निधि चालू होने के बाद में पहला निधि डॉक्टर दिनेश ने एक मंदिर के लिए मांगा है, वो सबसे पहले देने का काम पहले डॉक्टर, तुमने कौन सा काम बोले, बोरसर, तो बोरसर को पहली निधि उनकी रहेगी, और वहां भी अगर वो मंदिर को जाने को रास्ता नहीं रहा तो रास्ता मेरा रहेगा, मतलब एक के संगात एक फ्री, खासदार के संगात मंत्री फ्री, आपके आमदार भी जो बोरनारे सर है उनकी भी काफी वहाँ हमारे सभागृह के अंदर मुझे मिले, मुझे 3 करोड़ रुपए का उन्होंने भी 25-15 के अंदर प्रोग्राम दिए हैं, 30-54, 25-15, तुमने एक नई योजना निकाले 20-54, सरपंच साहेबांना मला माहिती कशी आहे ती, पण 20-54 एक नवीनच योजना काढली, पण 30-54 आहे, पण मी मला खंडाळ्यासाठी अखिल सेठने सांगितलं 20-54 में भी मांग लो, सही ना, मैं पढ़ा हूँ, मैं एक बार पढ़ लिया तो मैं भूलता नहीं, मतलब पढ़ा लिखा कम है इसलिए भूलता नहीं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, सही बता रहा हूँ क्या, हमारे जितने अभी जो राजकारणी है उसमें डिस्ट्रिक्ट में वेल एजुकेटेड बोले तो इम्तियाज जलील साहब, उनकी पार्टी कैसी है इसके बारे में तो मैं बोलूंगा ही नहीं, अगला खासदार चंद्रकांत खैरे साहब होने वाले ये भी मैं बोलूंगा, क्योंकि ये राजकारण के पहलू अपने अपने लेकिन हार और जीत तो अल्लाह के हाथ में रहती है, हम तो छोटे उसके अंदर के बीच में के कलाकार है। अखिल सेठ ने बोले कि मैं भाषण तो नहीं देता हूँ, तुमको बोलो मेरे को जिम्मेदारी किसको जोड़ना है, किसको तोड़ना है, कहाँ से लाना है, किसको कहाँ फिट करना है, कैसा फिट करना है। मैं बोला कयूम सेठ को इतना ऊपर बुला लो, बराबर गेम से ये हो गए, मुझे लगता राजू राजपूत हो गए, अखिल सेठ हो गए, ये सब लोग शिवसेना के थे। मैं उस वक्त भीख मांगने के लिए आया वोट की, मुझे दिए, मेरा और जेठलिया साहब का 67 वोट का फर्क था, 67 वोट का। तो ये वैजापुर ने मुझे जितनी मदद किया, हमारे कुरैशी साहब, मुझे लगता मजिद सेठ कुरैशी मेरे एजेंट थे, ताकि हमारे एजेंट भी नहीं मिला, मैं बोला एजेंट नहीं मिलेगा तो मत कैसे मिलेंगे, मैं बोला मिल जाएंगे। जब से मैं जुड़ा हूँ और गांव के लोगों ने, वैजापुर के लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बत, प्यार और दुआएं, आशीर्वाद, वोट भी दिया, सब दिया। और साहब तात्या ने जो वैजापुर का वर्णन किया, जो शब्दों में किया, जो लफ्जों में किया, वो यकीनन सही है। यहाँ के लोगों में इतना अच्छी अदब तहजीब, यहाँ के लोगों का मन, इनके यहाँ का सुख दुख, शादी ब्याह, मौत मट्टी
सब में यहाँ के लोगों के संपर्क और संबंध है, और वो संपर्क और संबंध हो गया तो फिर वो जम जाता है बाकी का। थोड़ा थोड़ा अकील से मुझे ये मालूम रहता है कि लोगों के पेट में क्या है, उनके होठ में क्या है, और बटन दबाने वाले वोट में क्या है। इसलिए मैंने जो बताया तुमको, अकील सेठ को मैंने बोला तुम चुनाव मत लड़ो, इतना डब्बर पत्थर का, इतना पसीने का पैसा वहां डालने की जरूरत थी क्या? अभी और एक कारखाना बन जाता था ऐसा। बनता कि नहीं बनता, बोलो ना सेठ। जीवन सेठ आपने बोले थे नहीं खड़ो, मैंने बोला नहीं खड़ो, तो भी अपनी दोनों की बात नहीं माने। अब अगली बारी को मान लेंगे, बरोबर है? हाँ यार, ये इतना खून पसीने की कमाई डालने का राज, ये अच्छा है। सबको खाने की दावत है, हर आदमी ने खाना खाए सिवा जाना नहीं। खाने की खुशबू इतनी अच्छी है। और जो लोगों को डायबिटीज नहीं है उनके लिए मोती चूर के लड्डू और दाल बट्टी भी है। शुद्ध शाकाहारी एक तरफ है, मेरा हमारा डॉक्टर दिनेश का और भाव साहब तात्या का एक तरफ रहेंगे, आलू सेठ एक तरफ रहेंगे, मतलब और हम अलग रहेंगे। बेटा हमारे को नहीं, हमको नहीं दाल बट्टी, तुमको है, तुमको नहीं, जो नहीं खाते उनको है, ऐसा ही ना। तो मैं अकील सेठ की तरफ से, आप इतने बड़े पैमाने पे, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ सब मेहमान आए हैं। कुछ वक्त की थोड़ी ज्यादा होने की वजह से कुछ तकलीफ हुई होगी, तो मैं अकील सेठ की तरफ से माफी मांगता हूँ। वो बोले मुझे बोलना आता नहीं, ये भी तुम बोल दो, मैं बोल देता हूँ। और मेरे को जो जो मिलने को आए हुए, मैं 10 मिनट यहाँ स्टेज के ऊपर बैठने वाला है, सबकी जो जो बातें वो सुनने वाला है। जो भी प्रॉब्लम होंगे, छोटी छोटी दिक्कतें होंगी, मैं वो सुन के जाऊंगा। इम्तियाज जलील साहब को पहले खाना खिलाया जाए, क्योंकि उनकी स्मार्ट सिटी की मीटिंग है। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर हमारे यहाँ महसूल व ग्राम विकास मंत्री अब्दुल सत्तार साहब कुछ देर के लिए यहाँ पर स्टेज पर रुकने वाले हैं। एक एक कर स्टेज पर बता रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है। यहाँ पर मैं चाहूंगा कि श्री विक्रम परशुराम जादव MSRDC के हमारे कार्यकारी अभियंता, आपका यहाँ पर सम्मान सत्कार होने जा रहा है, इसका स्वीकार करें। जी हाँ, श्री विक्रम परशुराम जादव साहब, कार्यकारी अभियंता MSRDC, आपका यहाँ पर सम्मान सत्कार किया जा रहा है। साथ ही श्री आशीष L देवतकर MHAI PUI औरंगाबाद, आपका भी यहाँ पर सम्मान सत्कार किया जा रहा है, इसका स्वागत करें। राजू बाबू बनसोड़े, चेयरमैन सिल्लोड, आपका हार्दिक स्वागत। सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर, जी हाँ, हाजी अकील सेठ और हमारी कंपनी की ओर से सभी मेहमानों से गुजारिश है, खाना शुरू हो चुका है, खाना खाए बिना कोई न जाए। समन्वय विनंती केवल 40 मिनट को नहीं जाऊंगे। वैसे यहाँ पर उपस्थित महेंद्र भाई ओसवाल नासिक, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। महेंद्र भाई ओसवाल नासिक से पधारे हमारे मेहमान, आपका भी हार्दिक स्वागत। प्रीतम मुथा लासुर, प्रीतम भाई मुथा लासुर, आपका भी यहाँ पर सम्मान सत्कार किया जा रहा है, उसका स्वीकार करें। मैं फिर से एक बार हमारे तमाम आदरणीय सम्मान्य अतिथिगण, जी हाँ, नामदार अब्दुल सत्तार साहब, महसूल व ग्राम विकास राज्य मंत्री, साथ ही लोकसभा सदस्य खासदार इम्तियाज जलील साहब, साथ ही जीवनलाल जी, बंसीलाल जी संचेती साहब, मशहूर उद्योगपति, साथ ही हमारे सभी जो व्यासपीठ पर स्टेज पर उपस्थित उन मेहमानों का मैं